हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुगल डायनेस्टी का जो फोर्थ चैप्टर है उसका फोर्थ पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले जो थर्ड पार्ट तक हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में चर्चा की और जहांगीर के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। आशा है कि आप लोग वो तीनों वीडियो हम मेरा देखे होंगे और उसको देखने के उपरांत समझने की कोशिश किए होंगे, अपने खास करके अपने बुक का भी स्टडी किए होंगे। तो आज हम लोग फोर्थ पार्ट में जहांगीर के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो चर्चा किए थे उसको हम लोग अब आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो कैसे देखें कि जहांगीर जो कि सहिष्णु विचारधारा का था, समाज में उसकी अच्छी पकड़ थी, समाज को वह साथ लेकर के चलने वाला एक शासक था। उसने कई सारे ऐसे अपने दूरदर्शिता नीति के कारण बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीय समाज में अच्छी पकड़ उसकी हो गई। खास करके उसने हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म वालों के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ का निर्माण करवाया। अब हम आगे देखते हैं कि With ensuring equal justice to all under Mughal law, Jahangir also maintained good diplomatic relations with the rulers, especially the Shah of Persia. अब जहांगीर जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, भारतीय राजाओं के साथ साथ जो विदेशी राजा थे उसके साथ उसका जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी वो अच्छी थी। साथ ही डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो थी, कूटनीतिक पॉलिसी, खास करके पर्सिया के शासक के साथ जो हमेशा इसके खिलाफ नहीं रहते थे, शाह ऑफ पर्सिया, उसके साथ में उसकी कूटनीति की जो नीति थी वह काफी सुदृढ़ थी। जहांगीर वाज गुड, सुदृढ़ थी। अब यह जहांगीर एक अच्छा योद्धा तो था ही, लेकिन युद्ध से वह दूर भागता था। युद्ध वह नहीं चाहता था, वह शांति चाहता था। He was often influenced by his wife and this affected many of his decisions. अब उसके कोई भी निर्णय में उसकी वाइफ की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। उसका निर्णय जो था, जो भी वह निर्णय, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पॉलिटिकल पॉलिसीज में हो, चाहे डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में हो, उसकी वाइफ की जो भूमिका काफी बढ़ चढ़ के होती थी। उसकी वाइफ का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें सबसे प्रमुख मुख्य वाइफ के रूप में उभर करके आई थी नूरजहां। नूरजहां जो कि काफी सुंदर महिला थी और विधवा थी। जहांगीर का ही एक अधिकारी जो इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसको उसने मौत के घाट उतार दिया और उसकी पत्नी नूरजहां से जहांगीर ने शादी किया था। यह काफी सुंदर, सुशील, बहुत ही तेज तर्रार, पावरफुल पर्सन थी और आगे चल करके जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन में इसका प्रभुत्व काफी बढ़ते चला गया। She was involved in administration and policies of the empire. Toward the latter part of the region, it was Nurjahan was actually control the empire. और अंततः नूरजहां ने क्या किया? एम्पायर को, यानी शासक को अपने अधीन कर लिया, यानी जहांगीर को अपने अंडर में रखा। He encouraged involvement caused Prince Khurram to revolt against his father. अब आगे चल क्या होता है कि प्रिंस खुर्रम जो था कि हर चीज में नूरजहां का हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो गया। इसके कारण प्रिंस खुर्रम जो है अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह खड़ा कर देता है, रिजल्टिंग इन द पर्शियन कैप्चर कंधार, जिसके कारण कंधार और पर्शियन माने ये जो पर्सिया के जो शासक थे शाह आलम, उसने कंधार पर को अपने कब्जे में कर लेता है। तो इस तरह से नूरजहां कर लिया। Name when Nurjahan had taken ill during last year of his reign, Nurjahan constructed the tomb of her father इत्तामुद-उद-दौला। अब नूरजहां अपने पिता के लिए एक कब्र बनवाया। वह सफेद संगमरमर का कब्र था
और उस पर जो नक्काशी था वो काफी शोभनीय था, काफी उत्कृष्ट नमूना था। जहांगीर वाज ए बिग पैटर्न ऑफ आर्ट। और इस तरह से जहांगीर कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ को काफी बनाए हुए था। इट वॉज एजुकेटेड एंड न्यू बोथ पर्शियन एंड तुर्किश लैंग्वेज। वह अकबर के समान अशिक्षित नहीं था, अकबर अशिक्षित था जैसा आपके बुक में कहा गया है, लेकिन यह पढ़ा लिखा शासक था। यह कई भाषाओं का जानकार था, खास करके पर्शियन और तुर्किश भाषा का यह जानकार था। उसने अपनी आत्मकथा भी खुद लिखी जिसका नाम था तुर्क ए जहांगीरी। ये आपको याद रखना है, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर। तो वह हुआ तुर्क ए जहांगीरी। साथ ही साथ जहांगीर को नेचर से काफी प्यार था, प्रकृति से उसका काफी लगाव था, जिसके कारण उसने शालीमार बाग, निशांत बाग का निर्माण कश्मीर में करवाया। He was tolerant and other religious event caused in introduced जजिया। और वह दूसरे धर्म, खास करके हिंदुओं पर धर्म को, क्योंकि वह सहिष्णुता विचारधारा का था, तो उसने एक विशेष जजिया कर से उनको इंट्रोड्यूस करवाया। A tax laid on non-Muslim according to एडवर्ड टेरी। माने एडवर्ड टेरी जो इतिहासकार है उसके अनुसार उसने एक नए कर का परिचय हिंदुओं से करवाया, जिस कर का नाम था जजिया। अंततः जहांगीर अत्यधिक ड्रिंक करने के कारण, अत्यधिक मदिरा सेवन के कारण उसकी स्थिति कमजोर होती चली गई और अंततः 1627 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जहांगीर के शासन का समापन हो जाता है। अब हम लोग मुख्य रूप से जहांगीर के बाद उसका जो उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम शाहजहां है, इसकी हम लोग चर्चा करें। शाहजहां was chosen as the successor of Mughal throne after the death of his father Jahangir in 1627। 1627 ईस्वी के बाद जहांगीर के उत्तराधिकारी के रूप में शाहजहां उभर करके आते हैं और इसने इस मुगल राजवंश सत्ता पर अपना कायम किया, सत्ता को कायम किया। द रीजन ऑफ शाहजहां इज कंसिडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल रूल। अब शाहजहां के काल को भारतीय इतिहास, खास करके भारतीय मुगल इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है। It was during this period that the empire was in its full glory। यह वह समय था जब मुगल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी। प्रिंस खुर्रम was an accomplished student and had mastered martial art। यह कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, साथ ही साथ मार्शल आर्ट में भी यह काफी निपुण थे। As Jahangir was not very enthusiastic to go to war himself। जहांगीर नहीं चाहता था कि उसका पुत्र जो है उसके साथ युद्ध के मैदान में जाए। It was Prince Khurram who led various campaigns। लेकिन प्रिंस खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां के रूप में फेमस होता है, वह कई सारे सैन्य अभियान को चलाया, इंक्लूडिंग द वंस अगेंस्ट मेवाड़ एंड कांगड़ा, जिसमें एक प्रमुख है मेवाड़ और कांगड़ा के खिलाफ उसका जो अभियान, सैन्य अभियान चला। The extension of the empire under Jahangir was due to successful campaigning by Prince Khurram। अब जहांगीर की जो विस्तारवादी नीति थी उसमें खुर्रम का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। प्रिंस खुर्रम मैरिड। अब प्रिंस खुर्रम की शादी अंजुमन बानो बेगम के साथ होता है, जो आगे चलकर के मुमताज महल के नाम से फेमस है। वही मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो कि प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। In conclusion of Nurjahan, Mumtaz Mahal was a devoted wife who had no political aspirations या interest in the affair of the state. To consolidate her position, Nurjahan had wanted her candidate to become emperor in spite of numerous military success of Prince Khurram, making him to worthy head their court। अब इससे पहले नूरजहां की तरह मुमताज नहीं थी, यह एक समर्पित पत्नी के रूप में थी,
या राजकाज में अपना हस्तक्षेप स्वीकार, राजकाज में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नूरजहां की भांति नहीं करती थी। नूरजहां इट वॉज द प्रिंसेस खुर्रम रिवोल्ट अगेंस्ट हिज फादर। जब 1622 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध खुर्रम ने विद्रोह किया था, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, प्रिंस खुर्रम सक्सीड हिम एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शाहजहां। और उसी विद्रोह के बाद जब उसने कब्जा, सत्ता पर अपनी पकड़ बना ली, तब उसने अपना नाम खुर्रम से बदल करके शाहजहां कर लिया। यानी खुर्रम का जो नाम परिवर्तित कब हुआ? लगभग 1622 ईस्वी में। शाहजहां इज ऑफ्टन रिफ्यूज्ड टू ग्रेट रूलर ऑफ मुगल। अब इस तरह से शाहजहां इस मुगल राजवंश का सबसे महान शासक में से उभर करके सामने आता है। अंडर दिस रीजन द एम्पायर एक्सटेंड द साउथ ऑफ कवरेज पार्ट ऑफ द डेक्कन। अब इसका जो क्षेत्र है डेक्कन के तक पहुंच गया, वो काफी विस्तार किया। द एम्पायर व्हिच फाउंडेशन हैड बीन बिल्ड बाबर एंड अकबर become a formidable empire under Shahjahan. His prosperity and stability was unsurprised. Shahjahan secured the boundaries in northwest and west and stopped the Portuguese from entering Bengal. अब शाहजहां जब अपने क्षेत्र का विस्तार खासकर डेक्कन में उत्तर पूर्व की ओर कर लिया, तो उसने यह सुनिश्चित किया कि हमारी यह बाउंड्री जो है सेफ रहे। इसके लिए उसने विशेष अभियान चलाया, खास करके अंग्रेज और पुर्तगालियों के लिए, ताकि पुर्तगाली जो है डायरेक्ट बंगाल में एंट्री न ले। द मिलिट्री अंडर शाहजहां वाज वेल ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड। अब शाहजहां की मिलिट्री की सेना थी वह काफी उत्कृष्ट सेना थी, अच्छी सेना थी, वेल मेंटेन में थी, उसको समय समय पर ट्रेंड किया जा रहा था। द नंबर ऑफ मिलिट्री नोबल्स एंड देयर मेन इंक्रीज मैनफोल्ड इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिमांड ऑफ द मिलिट्री। चूंकि अब संख्या बढ़ती गई, सैन्य संख्या बढ़ा दी गई, तो सैन्य संख्या बढ़ने से क्या हुआ? आर्थिक क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जो इसके शासनकाल में शुरुआत हो चुकी थी। इट वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्टेबिलिटी। द एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो प्रॉपर मेजर ऑफ इंश्योर एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसने क्या किया? आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए जो भिन्न भिन्न स्रोत थे, उस स्रोत पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की है। इसका एक और भी कई सारे स्कीम इसने चलाया। आर्थिक दृष्टिकोण से चूंकि यह काफी अच्छा शासक उभर करके आ रहा था, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी काफी सुदृढ़ शासक था, तो इसने एक और यहाँ पर है कि द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली सेंटर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड डेवलपमेंट एट दिल्ली, लाहौर, आगरा एंड अहमदाबाद। अब उसने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए 4 प्रमुख व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली, आगरा, लाहौर और अहमदाबाद प्रमुख व्यापारिक केंद्र को उसने बनाया। द लैंड रेवेन्यू वाज हाईएस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके शासनकाल में जो राजस्व था, खास करके भू राजस्व, काफी ज्यादा हो गया था। मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिच्ड इन जेंथ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ शाहजहां। अब शाहजहां के शासनकाल में तुरंत आपको बताया था कि जो स्थापत्य कला थी, भवन निर्माण कला थी, वह काफी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। आर्ट और कल्चर काफी शिखर पर पहुंचा हुआ था। इसी के फलस्वरूप उसने देखिए एक बहुत बड़ा अपने जो जिस सिंहासन के लिए सभी राजवंश, खासकर मुगल सत्ता के सभी क्लेन्स जो है आपस में संघर्ष कर रहे थे, उसने एक ऐसे सिंहासन का निर्माण किया जो कि अद्वितीय रहे। उस सिंहासन का नाम था मयूर सिंहासन। वह मयूर सिंहासन जो था, देखिए, जिसे दीवाने आम में रखा गया था, यह एक प्लेटफॉर्म नुमा बनाया गया था, जिसके जो 4 स्तंभ थे वो सोने के बने थे। मयूर सिंहासन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो 4 पाए थे वह सोने के बने हुए थे, और उस पर हीरे, जवाहरात, पन्ना, मोती जड़े गए थे। माने इतने उसको डेकोरेट किया था हीरे पन्ने से। और साथ ही साथ उसमें 2 पीकॉक माने 2 मोर का डिजाइन इस तरह से उत्कृष्ट करवाया कि वह सिंहासन देखने से ही अद्वितीय प्रतीत हो रही थी। इसलिए उस सिंहासन को मयूर सिंहासन के रूप में जाना गया। और इस सिंहासन के निर्माण में लगभग 40 से 100 मिलियन रुपए खर्च हुए। अब ये तो आप लोग जानते हैं कि 1 मिलियन कितने 10 लाख रुपए के बराबर होते हैं।
तो उस वक्त 40 से 100 मिलियन इस सिंहासन के बनाने में खर्च कर दिया गया। यानी शाहजहां की सत्ता कितने उत्कर्ष पर माने पहुंची हुई थी। अब हम आगे देखें कि इसके अलावा भी शाहजहां ने कई सारे स्मारकों का निर्माण करवाया, खास करके जामा मस्जिद, रेड फोर्ट इन दिल्ली, शालीमार बाग इन लाहौर, शीश महल, नौलखा पवेलियन लाहौर किला, जहांगीरी थॉम, मोती मस्जिद आगरा फोर्ट। यानी ये सारे ऐसे मोनुमेंट्स थे, ऐसे स्मारकें हैं जो आज भी अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। और साथ ही एक नए कैपिटल शाहजहानाबाद का इसने निर्माण करवाया। तो इस तरह से शाहजहां के शासनकाल में काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स तैयार हुए जो कि अपनी और कहानी को आज भी व्यक्त कर रही है। 1657 ईस्वी में शाहजहां फिर 1657 के आसपास शाहजहां अपने आप को माने अस्वस्थ महसूस करने लगा। Even though Dara was the eldest, it was Aurangzeb who was the most able and complemented all of them with the help of his other brother Shuja and Murad. अब चूंकि शाहजहां अस्वस्थ रहने लगा तो उसका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? दारा। लेकिन उसके अपने पुत्र औरंगजेब ने अपने अन्य दो भाइयों के सहयोग से उसके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। ड्यूरिंग द 8 ईयर ऑफ हाउस अरेस्ट, और अंततः औरंगजेब इसमें सफल होता है और शाहजहां को लगभग 8 वर्षों तक घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। शाहजहां डॉटर्स जहां नारा बेगम, अब शाहजहां की सेवा के लिए उसकी पुत्री जो थी जहां आरा बेगम, वह वहां पर मौजूद होती है और उसको 8 वर्ष तक उसी में सेवा शुश्रूषा करती है। नजरबंद के रूप में आगरा में उसको नजरबंद कर दिया गया था और अंततः 1666 यानी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह इस दिल्ली की सत्ता पर औरंगजेब कायम हो जाता है, जिसका शासन का 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला है। तो हम लोग अब शाहजहां की मृत्यु के उपरांत उसका जो अगला उत्तराधिकारी हुआ औरंगजेब की चर्चा करें, जिसका शासन 1658 से लेकर के 1707 तक रहा। यह औरंगजेब अकबर के बाद एक ऐसा शासक उभर के आया जिसने लगभग अप्रोक्स 40 वर्षों तक शासन किया। अकबर के समान द वायलेंट मैनर इन विच ही केम टू द थॉर्नी सेट एज ए कोर ऑफ हिज रीजन, द ग्लोरी ऑफ मुगल एम्पायर वाज ओवरशैडोड बाय हिज टॉलरेंट पॉलिसीज एंड सक्सेनेट एक्टिविटीज। अपने सहिष्णुता विचारधारा के जो इसमें नहीं थी, जो अन्य मुगल शासक के अधीन था, अन्य मुगल शासक जो सहिष्णु विचारधारा को लेकर के चल रहा था, दोनों संप्रदायों के बीच सामंजस्य था, वह साथ तालमेल बना करके चल रहा था, वैसे नीति औरंगजेब के पास नहीं थी। औरंगजेब had shown that he had made a sterner staff than his brothers. Shahjahan had rewarded him for his bravery during an elephant fight. अब एक छोटी सी घटना है यहाँ पर बताई जा रही है कि किस तरह शाहजहां ने औरंगजेब को जो पदवी उपाधि दी, उसकी बहादुरी की चर्चा, यहाँ पर बहादुरी की चर्चा की जा रही है कि किस तरह औरंगजेब ने हाथी के साथ युद्ध किया, फाइट एंड गिवन हिम टू टाइटल बहादुर। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब जब हाथी के साथ युद्ध किया था, इस युद्ध के उपरांत उसके पिता ने खुश होकर के उसको बहादुर की उपाधि दी। साथ ही साथ कई सारे युद्ध में उसने विजय प्राप्त किया। गिवन कमांड, वह लगभग 10,000 घोड़ों अश्वारोही दल को अपने नियंत्रण में लेकर के चलता था एंड ऑल्सो अलाउड टू यूज रेड टेंट एंड प्रोग्रेसिव। औरंगजेब was blessed with a keen
एंड लर्न क्विकली, ये काफी कुशाग्र बुद्धि का था और तीव्रता से कुछ न कुछ सीखने की बाधा इसके अंदर थी। कोई भी निर्णय लेने की क्षमता थी, यह काफी तेजी से यह लेता था। वह कुरान का मास्टर था, माने कुरान में जितनी भी आयतें थी, जितनी भी बातें धर्म से संबंधित था, उसको अच्छी तरह से उसकी पकड़ उस पर थी। He could speak पारसी, वह अन्य राजाओं की भांति, यह तो शिक्षित था ही, तब न कुरान की पूरी जानकारी इसके पास थी। साथ ही साथ यह पार्शियन, अरबी और चैक्टी, जो कि तुर्की की भाषा हुई, उसका यह जानकार था अपने पूर्वजों की भांति। तो इस तरह से औरंगजेब ने जब बुंदेलवाड़, ये देखिए 1653 में, ये सब छोटे छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। The Bundela War in 1635 was Aurangzeb's initiation into battle, even though the demand thought from the actual action. It was then that he learned the final point of war. After the end of Bundela War, Aurangzeb proceeded to the south to take command of his new responsibility as the victory of Deccan region. माने 1653 ईस्वी के में बुंदेल के साथ युद्ध के उपरांत जब इस क्षेत्र को उसने अपने अधीन किया, विजय किया, तो अपनी जवाबदेही को समझते हुए अपने क्षेत्र के विस्तार को आगे को बढ़ाते हुए दक्कन के क्षेत्र को पुनः अपने कब्जे में लिया। He also commissioned construction of a new city called औरंगाबाद near खिड़की। अब उसने दक्कन में एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम था औरंगाबाद। तो इस सब तरीके से he was finally made governor of गुजरात। उसने गुजरात में एक नए गवर्नर की नियुक्त किया। 1647 ईस्वी के बाद proving his components, he was made governor of बल्लाक and बादशाह खान in अफगानिस्तान। इसके बाद जब एक 1647 में गुजरात में एक नए गवर्नर की नियुक्ति किया, साथ ही साथ अफगानिस्तान के में गवर्नर बल्लाक एंड बादशाह खान इन अफगानिस्तान, इन दोनों को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। तो इस तरह से अपने पूर्ववर्ती राजाओं की भांति इसने भी अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर को काफी हद तक सुदृढ़ किया, अपने आप को शक्तिशाली बनाया, सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। He lost his position when he failed to capture Kandahar during the second tenure in 1652 as governor of Deccan. He was on the verge of conquering Golconda and Bijapur when Shah Jahan called of the conquest of the advice of Dara Shikoh, who wanted to peaceful navigation instead. माने इस तरह से उसके वहां का जब गवर्नर इसको बना दिया गया दारा सिंह ने अपने पिता के द्वारा, तो कई सारे क्षेत्रों पर भी ये धीरे धीरे अपने पकड़ को मजबूत करे, खासकर गोलकोंडा हो, बीजापुर हो, जहां का उसको माने गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से काफी सारी इसमें और भी कई सारी बातें हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है, इस पैराग्राफ को और विशेष रूप से पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद आपको बताया गया है कि औरंगजेब पैशन ऑफ स्टेट इस्लाम एंड इम्प्लीमेंटिंग इस्लामिक लॉ वाज मैच्ड बाय हिज पैशन फॉर एक्सटेंड बाउंड्री ऑफ द एम्पायर। माने अपने क्षेत्र की सीमा के अधीन वह सिर्फ इस्लाम धर्म की बातों को, इस्लाम धर्म को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। द मुगल एम्पायर वाज एट इट्स लार्जेस्ट ड्यूरिंग द रीजन। Aurangzeb continued the expansion of his empire and captured Punjab and area in Afghanistan in northwest, Bijapur and Ahmednagar in Deccan and Golconda after a long time। माने काफी लंबे संघर्ष के उपरांत अपनी सत्ता पर पकड़ को मजबूत बनाते हुए इसने और भी कई सारे क्षेत्रों को, खासकर पंजाब के क्षेत्रों को इसने अपनी अधीन किया। His attention was mainly an expansion of north administration, resulting in the local governor and Nawab becoming stronger। अब सत्ता पर इसने मजबूत पकड़ कर ली, लेकिन क्षेत्र विस्तार के कारण स्थानीय जो दूर के क्षेत्र थे उस क्षेत्रों में खास करके गवर्नर अपने आप को जब देखा कि शासक युद्ध में ही ज्यादा संलग्न है,
तो स्थानीय स्तर पर जो लोकल गवर्नर थे, लोकल नवाब थे, वह अपनी स्थिति को मजबूत बनाना शुरू कर देता है। His prominently Hindu Rajput army felt an effect of the fantastic tactics. His wars were causing death and destruction, while also depleting economic resources. अब जो हिंदू शासक थे, prominently Hindu Rajput army felt the effect of his fantastic tactics. वह भी अपनी सत्ता को पुनः कायम करने के लिए युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। His wars were causing death and destruction, while also depleting economic resources. और इस तरह से उसकी जो आर्थिक स्थिति डबाडोल हुई थी, जो उसकी सत्ता पर पकड़ को कमजोर करते जा रही थी, जब मराठा दूसरी तरफ मराठा जाट ये सब भी अपने खोए हुए शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश किया और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। The Rajput also joined the revolt after his death. Aurangzeb, constant state of war with the rebel in various regions, especially the Marathas, had attempted the royal territory, leading the bankruptcy. Aurangzeb died at the age of 88, fighting the Maratha confederacy in Deccan. Toward the end of his life, Aurangzeb realized that he had paid a heavy price of the supremacy in terms of loss of life. यानी अब औरंगजेब यह समझ चुका था कि युद्ध से ही विकास संभव नहीं है। लगभग अपने एज में औरंगजेब डाइड एट द एज ऑफ 88 वर्ष की अवस्था तक फाइटिंग द मराठा, उसने मराठों के साथ काफी युद्ध किया, साथ साथ डेक्कन के confederacy in Deccan. Toward the end of his life, औरंगजेब realized, और अपने जीवन के अंतिम समय में उसने महसूस किया कि अपनी सुप्रीमेसी, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उसने लॉस ऑफ लाइफ, अपने टर्म ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, अपने क्षेत्र की नीति को विस्तारित करने के कारण उसने बहुत कुछ खोया भी। बट टू इज लाइफ इज ऑथोरिटी, हिज टर्म ऑफ Ahmedabad is a modest open air grave inside the courtyard of Sufi son शिखा बहरौमुद्दीन गरीब। अब इन्हीं के पास जो ये संत थे, इन्हीं के नजदीक उसकी कब्र बनाई गई, वहीं पर उसको दफना दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत his left behind a vulnerable empire and efficient administration, a pregnant army and bankrupt government। और इस तरह से औरंगजेब जो कि सहिष्णु विचारधारा का नहीं था, धीरे धीरे उसकी सत्ता पकड़ कमजोर होती चली गई। राजस्व के दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र काफी कमजोर होते चला गया। क्षेत्र विस्तार नीति के कारण जो स्थानीय स्तर पर जो नवाब थे, जो मराठा थे, वह अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश किया, अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष काफी चला। अंततः औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है अप्रोक्स 1707 ईस्वी के पास, और इस तरह से औरंगजेब की सत्ता समाप्त हो जाती है। इस तरह से मुगल जो डायनेस्टी है वह औरंगजेब तक ही आती है। इसके बाद जो भी शासक आया वह काफी कम समय तक अपनी सत्ता पर को कायम कर रख सका। औरंगजेब टाइम टू कंटिन्यू एंड एलार्जिंग पीस द लेटर मुगल रूल वी आर नाइदर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नॉट द गुड एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी शासक आया, जो भी औरंगजेब के बाद शासक आया, उसको एक मजबूत सैन्य ताकत तो मिल रही थी, न ही मजबूत उसकी सैन्य ताकत थी और न ही उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छी थी, जिसके कारण सत्ता पर उसकी पकड़ काफी कमजोर होती चलेगी। जो भी शासक आए, कोई 2 साल रहे, कोई 3 साल रहे, कोई 1 साल ही रहे, इतना ही दिन तक उनकी सत्ता कायम रहेगी। मोस्ट ऑफ देयर टाइम वाज स्पेंट इन प्लेस इंट्रीजेस एंड इट्स एक्सपेक्ट द बहादुर शाह फर्स्ट। एकमात्र ऐसे ही शासक थे बहादुर शाह फर्स्ट, जिनका शासन 1707 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक था। द मराठा हैड गेन स्ट्रेंथ, और इसी दरमियान मराठा जो अपनी शक्ति को आगे चल करके जो भी शासक आए उसमें मुख्य रूप से
बहादुर शाह फर्स्ट थे, ऐसे शासक थे जिनकी सत्ता 1707 से 1712 यानी 1707 से 1712 ईस्वी तक रहे। इसके बाद जो भी शासक है उनकी शासनकाल काफी कम अवधि तक रहा। इसी दरमियान मराठा जो है पुनः अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मराठा इन द 18th सेंचुरी नादिर शाह, अब 18वीं शताब्दी में नादिर शाह जो कि तैमूर का ही वंशज था, entered दिल्ली एट मोहम्मद शाह इन्वेंशंस। तैमूर entered दिल्ली एट मोहम्मद शाह इन्वेंशंस एंड डिगार्डेड द सिटी। अब नादिर शाह को इनवाइट किया गया मोहम्मद शाह के द्वारा, या पाइए इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमाइए या यहाँ से लूटपाट कीजिए। अंततः he plundered and looted the city for day and left without loot worth millions including the peacock pearl। और ये जो नादिर शाह है आने के उपरांत इसने दिल्ली में लूटपाट, हत्या, काफी कुछ किया और यहाँ से बहुत सारे धन दौलत को लूट करके ले गया। साथ ही साथ वो अपने साथ जो मयूर सिंहासन बना था उसको भी यहाँ से लेते हुए चला गया। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट था, कोहिनूर हीरा, उसको भी इसने ले गया। लगभग 1748 से 61 ईस्वी के आसपास अहमद शाह अब्दाली उसने कई बार इस दिल्ली पर आक्रमण किया और काफी महत्वपूर्ण चीज जो उत्तरी भारत के शहरों में थी, सोलेमक लूट, उसको उसने लूट करके ले गया। माने नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी दिल्ली पर कई बार आक्रमण किए और यहाँ से काफी सारे धन दौलत को लूट करके अपने देश लेकर के चला गया। लगभग 1750 ईस्वी में द मुगल एम्पायर वाज लूजिंग इट्स टेरिटरीज टू द मराठा नवाब एंड निजाम्स। अब 1750 ईस्वी के आसपास मुगल काफी कमजोर स्थिति में आ गए, जिसके कारण मराठा छोटे स्थानीय शासक नवाब निजाम जो कि अपने आप को पूर्ण रूप से एस्टेब्लिश कर लिया। इन 1757 the British East India Company under the leadership of Robert Clive defeated the Nawab of Bengal in the Battle of Plassey। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लगभग 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्या कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल में आई। जब उस वक्त वहां के नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड बिगन एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। 1757 ईस्वी की प्लासी युद्ध में याद रखना है इसको, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को परास्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी इस भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया। लगभग 1804 ईस्वी में मुगल एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू बीइंग किंग ऑफ दिल्ली एंड हैड साउथ प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1804 ईस्वी के आसपास मुगल एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू बीइंग किंग ऑफ दिल्ली एंड हैड साउथ प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द स्पॉमी म्यूटनी इन 1857। अब लगभग 1804 से लेकर के 1857 ईस्वी तक जो भी दिल्ली के शासक थे वह अंग्रेजों के अधीन रह करके दिल्ली के शासक रूप में उभर करके आया है। 1857 ईस्वी के में द ब्रिटिश टू टोटल कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अंत में लगभग 1857 के बाद यहाँ 1804 से लेकर के 1857 ईस्वी तक जो भी छोटे छोटे राजा उभर करके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए, सबको ब्रिटिश शासकों के आशीर्वाद प्राप्त होता था, तभी वो सत्ता पर सत्तारूढ़ रहते थे। लेकिन 1857 ईस्वी के बाद 1857 तक आपको याद होगा जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा उसमें हम आपको बताया थे 1857 में बहादुर शाह जफर, जिससे अंतिम मुगल बादशाह होने का दर्जा प्राप्त है, वह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार, उसमें शामिल हुआ, जिसके कारण उसको कैद करके पकड़ लिया गया। विद्रोह में शामिल होने के कारण उसके ऊपर सजा दी गई और उसको कैद करके रंगून भेज दिया गया था। तो वह अंतिम मुगल बादशाह था। तो इस तरह से यहाँ देखें कि द ब्रिटिश टू
total control of administration and sent the last Mughal empire Bahadur Shah Zafar exit thus ending the era of the। और इस तरह से 1857 का काल ही जब ब्रिटिश कंपनी पूर्ण रूप से इस देश पर आधिपत्य जमा ली और मुगल सत्ता का अंत करवा दी, जो बहादुर शाह जफर के रूप में आता है। तो इस तरह से 1857 हम मुगल डायनेस्टी का अंत कह सकते हैं, और यह अंत ही है तो बहादुर शाह जफर के रूप में, यानी बाबर से शुरू हुआ, औरंगजेब के बाद छोटे छोटे शासक उभर करके आए जो अपनी सत्ता पर कमजोर पकड़ के कारण स्थायित्व को प्राप्त नहीं किए, और अंततः 1857 में बहादुर शाह जफर के रूप में मुगल सत्ता राजवंश की समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से हम इस मुगल डायनेस्टी में काफी सारे राजाओं की चर्चा की, काफी सारे युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की, कैसे किस शासन काल को हम लोग मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा गया, इसकी चर्चा की। ये सारी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे ढंग से देखें और खास करके इस बुक को अच्छे ढंग से स्टडी करें, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसको समझने की कोशिश करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। अन्यथा इस वीडियो से किसी तरह कोई फायदा होने वाली नहीं है जब तक आप थोड़ा इस बुक को नहीं पढ़ेंगे। बुक को पढ़ें और वीडियो को देखें और इससे संबंधित जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें। पहले असाइनमेंट कंप्लीट करें, तब आप अपने बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट करें। असाइनमेंट पर सबसे पहले जरूरी है। विशेष बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, जब हम चैप्टर 5 लेकर के आएंगे, तब तक आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें, वीडियो को देखें, समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।